हेलो डियर स्टूडेंट्स आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। यानी कि अगर पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है या उसका हार्ट रेट रुक जाता है, पल्स रेट उसका नहीं हमें फीलिंग होता है, तो तुरंत उसको हमें सीपीआर देना चाहिए। उसका जो कार्डियक सिस्टम है, उसका जो लंग्स है, वो तुरंत जो है वहाँ पे एकदम स्टार्ट होना चाहिए, वो राइथम में आना चाहिए प्रॉपर। उसके लिए हम सीपीआर को देते हैं। ये जो यहाँ पे सीपीआर जो स्टैंड फॉर, पहला है कार्डियो। कार्डियो मतलब जो हार्ट के रिलेटेड है। पल्मोनरी जो लंग्स के साथ इसका रिलेशन है। और रिससिएशन का मतलब है रिकवर, यानी कि दोबारा उसी फॉर्म में आना चाहिए जैसे हमारा लंग्स और हार्ट दोनों जो फंक्शन कर रहे थे, उसी फंक्शन में वो होने चाहिए। इसमें डेफिनेशन है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और ये इसमें हमारा मेन पर्पस होता है कि जो ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में आना चाहिए। और जो हार्ट है वो हमारा ब्लड को पंप करता है। और उसके बाद में जो लंग्स होता है, जब ये लंग्स के पास जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है। और ये हमारे जो ब्रेन है उसमें भी जाना चाहिए और जो अदर टिश्यूज़ हैं उसमें भी जाना चाहिए। अगर कभी ऐसा नहीं होता, एकदम किसी का सांस रुक जाए या उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, जो प्रॉपर तरीके से उसका जो हार्ट बीट नहीं हो रहा है या उसका पल्स रेट जो है प्रॉपर नहीं है, तब हमें उसको एकदम सीपीआर देने की ज़रूरत होती है। और ये जो सीपीआर है, हर एक पैरामेडिक्स स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, सबको ये आना चाहिए कि ये कैसे दिया जाता है। तो कार्डियो पल्मोनरी जो रिससिएशंस होता है, एक सीरीज होती है, इसके एक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमें सीखना चाहिए। और इसमें जो आर्टिफिशियल जो हमारा हम उसको वेंटिलेशन देते हैं, सर्कुलेशन देते हैं पेशेंट को, जो कि ठीक से वो ब्रीद नहीं हो रहा है और पल्स उसका नहीं चल रहा है, उसके लिए जो है सीपीआर हम देते हैं उसको। ये हमारा पर्पज़ है कि जो हमारा कार्डियो पल्मोनरी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, रिस्टोर होना चाहिए वो। और इसके दौरान जो हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसके दौरान जो डैमेज होने के चांस होते हैं उसको हमें वहाँ पे रोकना है, नहीं तो उसके जो ब्रेन में है इरिवर्सिबल जो इंजरी होने के चांसेस हैं, और जो कि एनोक्सिया के थ्रू हो सकते हैं। प्रॉपर जब सप्लाई नहीं मिलती है ऑक्सीजन की तो उसको एनोक्सिया बोलते हैं, और सेल्स वहाँ पर जो है डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसका इंडिकेशन होता है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको सांस नहीं आ रहा है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ वो दोनों भी ये हो सकते हैं एक साथ। कार्डियक अरेस्ट भी, जो हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, या जो हमारा सांस प्रॉपर तरीके से आ रहा है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन बताया यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। इसका मतलब होता है कि जो हमारा कार्डियक फंक्शन है वो लॉस हो सकता है, या ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम है वो भी लॉस हो सकती है, और दोनों एक साथ भी ये हो सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन होता है कि एक हमारा कार्डियक जो फंक्शन है और जो हमारा पल्मोनरी जो हमारा सर्कुलेशन है, जो हमारे लंग्स में सांस आता है, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये इसके कॉजेज़ हैं कार्डियक अरेस्ट के, क्या क्या यहाँ पे कॉजेज़ हो सकते हैं: हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया, जिसमें इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, और हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज के कारण, एसिडोसिस आयंस के कारण, हाइपोक्लेमिया पोटेशियम जो है कम हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिससे बैलेंस होते हैं। और ये जो है इसमें एक कारण दे रखे हैं: कार्डियक टेम्पोनेट, टेंशन, न्यूमोथोरिक्स और थ्रम्बोलिज्म, पल्मोनरी कोरोनरी और टॉक्सिसिटी जो है, इसके कारण जो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं पेशेंट को, उनके कारण भी हो सकता है। जैसे एनेस्थीसिया की मेडिसिन देते हैं, डैक्सोन जो मतलब हार्ट को कंटिन्यू करने के लिए, और इंसेक्टिसाइड्स जो जो इंसेक्ट को मारने वाली जो मेडिसिन है वो लेंगे तब भी ऐसा होने के चांसेस होते हैं। ये यहाँ पे इसका डायग्नोसिस बता रहा कार्डियक अरेस्ट का: ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है उसका, पल्स रेट देखना है उसका, पेरिफेरल जो आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी में उसके द्वारा, और एशिशन जो कार्डियक उसका का टोन देखना है, यानी कि हार्ट रेट देखना है, बाई स्टेथोस्कोप चेक करना है। ये जो है इसका डायग्नोसिस है जो कार्डियक अरेस्ट होता है। यहाँ पे ये डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक जो अरेस्ट है, इसको हम यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियस जो है, और लॉस ऑफ जो जहाँ पे पाइल जो सेंट्रल पल्सेशन है, कार्डियो जो ह्यूमेलरी आर्टरी है और कार्टिड आर्टरी, उसके द्वारा हम देखते हैं। उसमें इसको एपीनिया हो सकता है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ पर वो जो हमारी पल्स है वो नहीं मिलती है।
अब सीपीआर काम कैसे करता है? जैसे हम एयर से ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये हमारा लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजनेशन यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन उसके साथ वहाँ अटैच हो जाती है। इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे हार्ट में जाता है, जो पल्मोनरी हमारी वेन है वो देती है, और हार्ट हमारे जो उसको आगे पंप करता है और टिश्यू में जाता है और अदर ऑर्गन्स में जाता है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो जो पर्सन इसमें जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है कार्डियक अरेस्ट में, तो वो इसके कारण जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, चाहे कोई ट्रेमा, इंजरी, ड्राउन चाइल्ड, द हार्ट गोज नॉर्मल हो जाता है राइटिंग। तो ये जब तो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके कारण जो है वहाँ पे कभी कभी जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, उसके लिए ही जो है सीपीआर ये दिया जाता है। और हमारी जो पल्मोनरी है वो लंग्स के साथ रिलेशन होता है, जो हार्ट है वो हमारा जो वो कार्डियो के साथ रिलेशन होता है। उन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा नहीं होता है तो आर्टिफिशियल जो है वहाँ पे हम उसको जो है वहाँ पे एयर देते हैं, वो हम अपने जो हैंड है उसके द्वारा दे सकते हैं, और माउथ टू माउथ भी उसको हम दे सकते हैं। सीपीआर में बी नॉट सेव द विक्टिम, लेकिन विक्टिम को हम सेव नहीं कर सकते, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ताकि वो पेशेंट जो है ठीक हो जाए। और जो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो विद इन 4 to 10 मिनट्स में हमें करना है, और इसके 40-40% जो चांस होते हैं वो सर्वाइव करने के होते हैं, पूरे 100% चांस नहीं होते हैं। इसमें हमें कोई खास जो इक्विपमेंट्स है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी एक हार्ड प्लेट होना चाहिए जिस पे पेशेंट को हम वहाँ पे लेटाते हैं, ले डाउन करते हैं। और कुछ एडिशनल जो हमें वहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें डिफिब्रिलेटर होता है, एक कार्डियक मॉनिटर होता है, वो सब जो है हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। लेकिन हम एक जो हार्ड प्लेट है उसके द्वारा भी सीपीआर को कर सकते हैं। एयर वे इक्विपमेंट्स, सक्शन इक्विपमेंट्स, इंट्रावेनस इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी ट्यूब्स, सिरिंज, और जो प्री पैक्ड वहाँ पे कुछ मेडिसिन्स होते हैं वो भी वहाँ पर है, तो उसके लाइफ को हम सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फेज हैं इसके, जो यहाँ पता रखा कि सीपीआर के फेज़ क्या होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट करना है, और उसको जो हमें सी मतलब कैप बोलते हैं इसको हम, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, इन पे हमें ध्यान देना है। सेकेंड फेज़ में हमें एडवांस कार्डियक सपोर्ट देना है उसकी लाइफ को, जैसे ड्रग्स, ईसीजी और फिब्रिलेशन देना है उसको। और थर्ड फेज़ में हमें प्रोलॉन्ग्ड सपोर्ट करना है उसको, जैसे प्री रिसेशन केयर, बाद में उसको भी हमें ध्यान रखना है और उसको बताना है कि ये केयर आपको यहाँ पर लेनी है ताकि आगे आपको कार्डियक अरेस्ट ना हो। व्हाट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट ऑफ द BLS, ठीक है ना, BLS होते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इनके बगैर जो है हम बेसिक लाइफ सपोर्ट को नहीं कर सकते हैं। जो मतलब हॉस्पिटल में चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सब होनी चाहिए। व्हाट इज एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या होता है, ACL। तो इसमें जो लाइफ सपोर्ट के लिए वहाँ पे स्पेशल हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं होने चाहिए, जैसे एयरवे और एंडोकार्डियल ट्यूब्स होनी चाहिए, और हमारा डिफिब्रिलेटर हमारे पास होना चाहिए ताकि आर्टिफिशियल उसको हम सांस दे सके बाई मशीन, यानी कि मशीन के द्वारा वहाँ पे दे सके। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन में हम असेसमेंट करेंगे, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो लिखा है यहाँ पे, ये जो क्यूरिसल है, जो हम यहाँ पे जो हमारे रेस्पॉन्सिव जो पेशेंट है उनको हम ये नहीं दे सकते हैं, और तो विक्टिम को हमें रेस्पॉन्स चेक करना है, उसको हिलाना, उसके शोल्डर को हिलाना है, उससे पूछना है आप ठीक हो नहीं हो क्या है, ये जो है रेस्पॉन्स हमें उसमें उसको देखना है। और नो ब्रीदिंग, नो नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि उसमें ग्रास्पिंग करना है उसको हमें, देखो ये चिन ऊपर है और इसका हेड जो है वो टिल्डिंग नीचे हमने किया हुआ है। और नो पल्स फेल्ट, कोई नहीं 10 सेकंड में कोई हमें पल्सेशन नहीं दिखाई दे रही है तो भी ये हमें यहाँ पर चेक करना है। CPR के बाद यहाँ पे हमें चेंज करना है ABC से कैप में। ABC होता है एयर, ब्रीथ और सर्कुलेशन। C का मतलब होता है यहाँ पे कि कॉम्प्रेंशन, एयरवे और ब्रीदिंग, इन तीनों पे हमें ध्यान रखना है। ABC से हमें कैप पे आना है। ये चेस्ट कंप्रेंशन है जो हमारा कार्डियक मसाज के द्वारा होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो। 3 मिनट जो हैं वो मैक्सिमम है। हमें जो यहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे फिर अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इसलिए चेस्ट को हमें कंप्रेंशन देना है और इमीडिएटली हमें वहाँ पे पेशेंट को जो है वहाँ पे CPR देना है। और अगर कोई वहाँ पर पल्सेशन नहीं है तो तुरंत हमें CPR को स्टार्ट करना है वहाँ पे। ये टेक्निक है चेस्ट कंप्रेंशन की। पेशेंट को जो है एकदम हमें जो वुडन सरफेस है उस पर ले डाउन करना है, और पाम से जो दोनों पाम जो हमारे हैंड हैं उनको आपस में हम एक कनेक्ट करके
करेक्टिविटी करना है उसको, और उसके बाद में हमें जिफर्ड जो प्रोसेस है उसके ऊपर हाथ रख के वहाँ पे हमें उसको जो है आर्टिफिशियल सीपीआर देना है। और जो हमारे जो जंक्शन होता है जिफर्ड प्रोसेस उसमें कभी भी फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इसमें डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कैसे हमें उसको देना है। जो हमारा हैंड है वो प्लेस करना है दूसरे हैंड के ऊपर, उसके बाद स्टर्नम पे देना है, शोल्डर हमारे एकदम जो पोजीशन में होने चाहिए, ये पूरा डायग्रामेटिक यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ है। और स्टर्नम जो है उसको डिप्रेस करना है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर एडल्ट में, और 2 to 4 सेंटीमीटर चिल्ड्रन में, 1 to 2 सेंटीमीटर इन्फेंट्स में। ज़्यादा मतलब उसको प्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें पुश करना है हार्ड और पुश फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी हमें ये प्रोसेस करना है। ये जिफॉइड प्रोसेस होता है जो हमारे दोनों के सेंटर में होता है और ये हमारे रिब्स को यहाँ पर जोड़ता है। यहाँ पर हमें जो है एकदम प्रेस करना है। इसमें ये बताया है कि जो हमारा रेट होना चाहिए 100 to 120, जो हम उसको प्रेस करते हैं पर मिनट, 1 मिनट में 100 से 20 जो हैं बार उसको हमें प्रेस करना है वहाँ पे। और इसका जो सीपीआर के दौरान जो रेशो होता है चेस्ट कंप्रेंशन का, वो हमें जो नीचे दिया गया उसके बराबर, तो सिंगल जो रिस्क्योर है वो 30:2 होना चाहिए। और इसके बाद अगर वहाँ पे 2 रिस्क्योर हैं चेस्ट के लिए, तो उसमें हमें जो है उसको वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करता है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि 2 भी जो हैं एक साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रखा कैसे हम इसको कैसे पकड़ते हैं। अपना जो हमारा एक हैंड होता है दूसरे के ऊपर जो है वो हम लेते हैं, और ऐसे हम यहाँ पे 30 टाइम ये करना है और 2 टाइम्स हमें ये करना है। इसको 30:2 के नाम से जानते हैं। 30 टाइम्स करना है, और ये हमें जो माउथ टू माउथ हम जो वहाँ पे इसको ब्रीदिंग देंगे वो वहाँ पे 2 टाइम्स होना चाहिए। ये चेस्ट कंप्रेंशन है बच्चों में, इन्फेंट्स में कैसे करते हैं 2 फिंगर के द्वारा वहाँ पे, और माउथ में जो है वो उसमें नहीं देना है। और इस तरीके से थंब और जो 2 फिंगर है इसको हम जो है यहाँ पे इसको कंप्रेंशन कर रहे हैं जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं। चेस्ट कंप्रेंशन जो है वो कंटिन्यू करना है 2 मिनट के लिए हमें, बिफोर रिसेसमेंट ऑफ कार्डियक राइथम, यानी कि 2 मिनट लगातार करके उसके बाद हमें उसको चेक करना है कि सांस आया या नहीं आया, पल्सेशन चला या नहीं मिला। 2 मिनट जो इक्विवेलेंट होता है 5 साइकिल के बराबर होते हैं 30:2। ये जो गोल्डन रूल्स होते हैं हमें जो वहाँ पे इंश्योर करना है कि हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए, उसका रेट, उसकी डेप्थ, उसको बार बार हमें रिकॉइल करना है। और उसके अलावा जो प्लान एक्शंस होता है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, और हमें मिनिमाइज़ करना है कि जो चेस्ट कंप्रेशन होता है वो थोड़ा सा हम उसको देते समय बिल्कुल वहाँ पे ध्यान रखना है, बार बार उसको देखना है कि भाई उसको पल्सेशन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अर्ली अगर डिफिब्रिलेशन हो रहा है तो वो भी हमें वहाँ पे एक तरह से करना चाहिए। यहाँ पे ये बीपी बताया है कि असेसमेंट करते समय कितना बीपी होना चाहिए। सिस्टोलिक बीपी 60 to 80 mmHg, और डायस्टोलिक बीपी जो है मोर देन 40 mm/Hg, और COP जो है 30% ऑफ नॉर्मल का जो ये होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो हम इसको देते हैं कंप्रेशन के दौरान। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे रिब में फ्रैक्चर हो सकते हैं, और फ्रैक्चर स्टेर्नम में हो सकते हैं, रिब सेपरेशन अलग अलग हो सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो इन दिनों का हमें यहाँ सब इन्फेक्शंस होने के चांस हैं। हेपेटाइटिस है, पेशेंट होते हैं जो HIV है, तो ये भी होने के चांस है, इसको भी ध्यान रखना है अकॉर्डिंग। बट जो हमें यहाँ पे कंटिन्यू जो है CPR जो इस पोजीशन में कंटिन्यू हमें वो रखना चाहिए। एयर वे का मतलब है जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वहाँ पर, यानी कि जो उसके अगर वहाँ पे कोई टाइट है क्लोथ वगैरह तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा एयर होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको वहाँ से हटाना है। अगर उसकी टंग बीच में आ रही है तो उसको साइड में करना है, और वहाँ पे जो है उसमें जो टंग है उसको भी हटाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन रुक जाएगा और सांस जो है ठीक तरीके से अंदर जाएगा। वहाँ पे बेसिक जो हमारे टेक्निक्स होती हैं एयर वे के लिए, हेड जो है टिल्ट वो नीचे होना चाहिए, और जो हमारी चिन है वो लिफ्ट ऊपर करना चाहिए, जो बताया हुआ है यहाँ पे, ताकि सांस जो है वो अंदर को जाए, एकदम अच्छे तरीके से जाए, उसमें डिस्टर्ब ना हो। ये पोजीशन जो है इस पोजीशन को हमें मेंटेन रखना है। हमारा जो नोज है ऊपर और जो हेड है वो नीचे होना चाहिए। ये जा थ्रस्ट है हमारा एकदम ऊपर के पार्ट होना चाहिए, जो जा है हमारा, ताकि जो एयर है वो ठीक तरीके से अंदर जा सके और बाहर आ सके। ये हमारा यहाँ पे दिखा रखा फिंगर स्वीप, जो फिंगर हम देते हैं यहाँ पे इसको फिंगर स्वीप बोलते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं। फॉरेन बॉडी से हमें बचाना है माउथ को, इंडेक्स फिंगर के द्वारा जो है यहाँ जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं उनको हमें ये जो है इससे हमें जो पेशेंट को वहाँ पे इससे भी बचाना है कि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। यहाँ पे इसमें दिखा रखा है कि जो हेलमिंच
जो मैनोवर है इसके बारे में हम बता रहा कि पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको कैसे देना है हमें सीपीआर। तो उसके तरीके से खड़ा करके उसको, या उसको उल्टा करके, जैसे बच्चा है ये, इस तरीके से यहाँ पे सीपीआर का प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है। बी मतलब ब्रीदिंग, उसका ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए। तो ब्रीदिंग जो है वो हमारा जो पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रेस्क्योर ब्रीदिंग होती है वो माउथ टू माउथ अगर हमें ब्रीदिंग कराना है तो उसमें माउथ को भी कर सकते हैं, माउथ टू माउथ, और नोज़ टू नोज़ भी कर सकते हैं, या माउथ टू नोज़ कर सकते हैं, सॉरी नोज़ टू माउथ नहीं, माउथ टू नोज़, यानी कि मुंह से नोज़ में भी दे सकते हैं सांस और उसको माउथ में भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एयर लेना है माउथ में, उसके बाद में उसको फिर हमें लिप्स को क्लोज करना है, और फिर जो जो पेशेंट है उसके ऊपर जो है वहाँ पे लगा के मुंह एकदम जो है अच्छे तरीके से उसको वहाँ पे हमें उसको सांस को उसको देना है। तो ये इसमें बता रखा। रेस्क्योर जो है वो माउथ टू माउथ यहाँ पे ब्रीदिंग करेगा, माउथ टू नोज ब्रीदिंग कर सकता है और इसमें कोई भी जो है वहाँ पे जो इसका एरिया है वो इंजर्ड नहीं होना चाहिए। टंग को साइड में रखना है। तो एयर वे का मतलब होता है कि जो हमारा एयर देने का तरीका है वो ठीक होना चाहिए, और जो माउथ है ऊपर की तरफ होना चाहिए, हेड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। ये बेसिक टेक्निक्स इंक्लूड है यहाँ पे। माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग है कैसे देना है वो डायग्रामेटिक यहाँ पे बता रखा है। जो हेड है वो नीचे है और जो हमारा इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ है, नोस्ट्रिल ऊपर है। तो ये सा हमारा आज का जो लेक्चर था, ये था हमारा सीपीआर के बारे में। और जो मैंने कोशिश की है बच्चों इसमें आपको समझाने की, आप इस वीडियो को देखो अच्छे तरीके से और इसको देखो सीपीआर हमें कैसे देना होता है। थैंक यू बच्चों।